हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कंबाइंड हुआ था 2020-21 का, ये 22 से 11 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आगामी अगर आप किस यूजीसी नेट दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि पीवाईक्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो यह है सब सहारन अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, 1989। अगला है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य उद्भव, अलगाव का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नहीं पूछा जा रहा था आपसे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, अणु के रूप में मनुष्य का विचार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन, एकीकृत मानववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं? तो देखते हैं, ऑप्शन ए, इसमें निष्पादन स्तर की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। दूसरा है, जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है। सी, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। डी, इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ए, बी और सी, डी। एक मिनट, सारा ही सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है नागरिकता के संबंध में? ठीक है, तो भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या सही नहीं है? तो ठीक है, नहीं हो सकता। हम सिर्फ भारत में एक ही नागरिकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सही नहीं पूछा जा रहा, तो यही सही नहीं है। बाकी सही क्या क्या सही है ये भी देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। सी है, 1949 नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और डी है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सके, जिसका ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये था बेका। ऑप्शन नंबर ए, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो 2020 में भारत अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग मूल विनियम और सहयोग समझौता, जिसको बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इससे पहले दोनों देशों ने 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भी किया था, और 16 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट तथा कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट एक दस्तावेज है। देखिए, ये कोटेशन है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व
और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये रेमो स्टोहम की है, रेमो स्टोहम की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बजट शब्द फ्रेंच शब्द बूजट से निकला है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। 1773 में ब्रिटिश मंत्री जो थे रॉबर्ट वॉलपोल थे, जो कागज संसद के सामने पेश किए थे। एक चमड़े की थैली से निकाला और मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। ठीक है, तो समझ लीजिए ये थे। आगे चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो फिर मैं 100 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी, इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक लेना और पढ़ लेना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवाद सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? लेकिन बिल्कुल ध्यान, मैं तो जब भी आपको करवाती हूँ तो इस पर नहीं है, हाँ पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लगेगा कि एक्साइटमेंट में नहीं को पढ़ते ही नहीं है, पता है, आप लगेगा कि मैंने सही से पढ़ा, लेकिन इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने में जरूर टाइम लगाइएगा, और इसलिए ना प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप कम टाइम में जल्द अच्छे से पढ़ पाइए। ये भी है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, मतलब जल्दी पढ़ पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील। और अभी मैंने MPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 1 जून को एग्जाम है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है, वीडियो चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। केनेथ वॉल्ट की जो बुक है, इन्हें नव यथार्थवाद के पिता भी बोलते हैं। अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, याद रखिएगा, 1979। अगला है, BR अम्बेडकर द्वारा लिखित गई पुस्तकों को उनको आरोह क्रम में, अब ये भी आजकल हो गया आरोह और अवरोह, जैसे हम लोग मैथ में आरोह क्रम में संख्या को सजाने, अवरोह, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आरोह मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक वाला, और अवरोह में होगा तो जो रिसेंट वाला उससे लेके उसमें, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप ध्यान रखिए, क्योंकि कभी आरोह अवरोह आप नहीं पढ़िएगा तो उसमें भी गलती हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या क्या हो जाएगा, देखिए, प्रॉब्लम्स और रुपीस जो है उनका PhD की थीसिस की जो थी वो था टॉपिक। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस, इट्स ओरिजिन, इट्स सॉल्यूशंस, 1923। दूसरा हो गया द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन, 1955। द बुद्धाज हिज धम्मा, ये बिल्कुल बहुत बार ये वाला पूछा जाता है, ये 57। गांधी एंड गांधीज्म, तो इनकी बुक को तो आपको क्रम में याद होना चाहिए। इनकी बुक हो गई, मार्क्स की हो गई, गांधी की हो गई, और इन सब की बुक को क्रम में सजाने को हर अल्टरनेट ईयर में आप देखोगे, UGC नेट में तो कई बार आया हुआ है। अगला है, ये वाला भी करना है, ये भी देखो, इसमें भी ये भी PYQ है, इसको क्रम में सजाना। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर है, वेस्टफेलिया की संधि है, वर्साई की संधि है, यूट्रिच की संधि है। तो वर्साई की संधि 1919, वेस्टफेलिया 1648, वेस्टफेलिया 1648 ही था ना, हाँ 1648 है। यूट्रीज याद रखिए 1773। वर्साई तो 1919 है, संयुक्त राष्ट्र तो मतलब इसमें ये मेरे को डाउट था, बाकी ये तीनों तो आप मतलब पता ही, वेस्टफेलिया की संधि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे तो वो कर लेना। ये है किस, द आर्ट ऑफ वॉर, तो ये मैकियावेली की इजी क्वेश्चन है, मैकियावेली की और भी बुक्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। द प्रिंस है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी है, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? तो ये हो जाएगा आलमंड और कॉलमैन, आलमंड और कॉलमैन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु इसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। दूसरा कारण है, भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगला है, कौन से निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? तो कांग्रेस के प्रभुत्व वाले स्थानीय, पहले कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो ऑप्शन डी, इजी क्वेश्चन। कौन नौकरशाही को राज्य चेतना मानते हैं? तो मार्क्स मानते हैं।
फटाफट कराती तभी मैं 100 क्वेश्चन जल्दी कम टाइम में आपको करा पाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्ति है न ही कार्यकारी शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया? महिलाओं के अधिकार, ठीक है। बेंथम का समग्र उपयोगिता, सी है विवाहित महिला संपत्ति विधेयक प्रतिसत्तात्मकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए में है आपका वुमेन का वो राइट और सी है वैवाहिक संपत्ति विधेयक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना, ठीक है। हीगल महिलाओं को कम तर मानते थे। उनका मानना है कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया। और फिर है, हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और बी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो यही नहीं है, क्या नाम है, जॉन लॉक और बेंथम। निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन। तो कम्युनल अवार्ड 1932 में, साइमन कमीशन 1927 बोलो या 28 बोलो, तो सबसे पहले हम इसी को लेंगे। उसके बाद प्रथम गोल यानी बी सी जहां होगा तो बी सी, ठीक है। चलिए अगला है, यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कौन सी विशेषता दी गई है? तो विवादों के शांतिपूर्ण निपटाने के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है। आगे अध्याय 8 में शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है। फिर है 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन किया गया है। 9 है राज्यों के आर्थिक सहयोग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक है। अगला चलते हैं, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? तो वे मानते हैं आपके राष्ट्रवाद की पश्चात जन धारणा से भिन्न अवयवी के रूप में राष्ट्र। और सी है लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद। तो ए बी सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत की सूक्ष्म चित्र कहा है? तो ये कहे थे आपके ग्रेवियल ऑस्टिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के काल में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी है? जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट डेहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एफ बैटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड ईस्टर्न की अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इसका जो ये भी आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, बट आप बुक देख लीजिए, बुक इंपॉर्टेंट है। बेंटले की ये बुक 1908 की है, 63 की है डेहल की बुक, और चार्ल्स वर्थ की 67 की, और डेविड ईस्टर्न की 65 का सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ निरस्त कर दिया था एनटीए ने। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद पंथी अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इजी क्वेश्चन। कब हुआ है? 1976 में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही है? ये उपनिवेशवाद से प्रभावित थे, ठीक है। वे व्यक्तिवादी थे और एक ईश्वर में समर्थक थे। वे नास्तिक थे। फिर है क्या करना है इसका, देखो अभी नास्तिक तो थे नहीं, ऊपर इतना दिया हुआ,
इसको एलिमिनेट करो, ठीक है, क्योंकि सही पूछा जा रहा है। तो सी को जहाँ एलिमिनेट करोगे, देखो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो राइट आंसर ए, बी और डी हो जाएगा। आगे है बुक है और उसको मैच करना है हमें, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है, लॉर्ड ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसी, यही बार बार देखो बुक का नाम सुनोगे तो याद हो जाएगा। ग्राहम बेल्स का ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्रेविल आलमंड का है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, चार्ल्स ई मेरियम का है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। अगला है जॉन लॉक स्वतत्वबोधक व्यक्तिवादी थे। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, ठीक है, क्या थे जॉन लॉक। जिसमें क्या सही है, तो इसमें है दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रेंसिन लिकर्ट के ने संगठन के स्तर का नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंध के पद्धति की पहचान की है और उन्हें दक्षता के आरोह क्रम में व्यवस्थित किया है। तो इसका हो जाएगा बी। देखो सबसे पहले शोषणकारी सत्तावादी, फिर हो जाएगा हितकारी सत्तावादी, फिर हो जाएगा विमर्शकारी नेतृत्व और सबसे लास्ट में सहभागी, डी ए बी सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मेरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं। तो प्रकार्यात्मक फॉर्मेन, रचनात्मक द्वंद्व, स्वीकृत क्षेत्र, इंटीग्रेशंस, तो 30 का हो जाएगा बी और डी, बी एंड डी क्या हो जाएगा, रचनात्मक द्वंद्व और इंटीग्रेशन। अगला है 31 का हो जाएगा, क्या है देखिए, अभिकथन है और उसका कारण है, क्या है, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाला संघ दृष्ट है। कारण बताया जाए, संगठन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असीमित के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब दोनों तो सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा एक दूसरे की। अगला है निम्नलिखित कौन सा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। देखिए सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, मूल्य आधारित। तो पार्टी आधारित तो हो यानी, तो कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। या आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी ये देख लीजिए मूल्य अवधारणा संस्कृति होता है, गत्यात्मक होता है, समभागी होता है, साध्य से संबंधित होता है, संविधान पर आधारित होता है, ठीक है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखी है, ये री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखी है, तो ऑसबोर्न और ग्लेबर ने लिखी है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में ऑसबोर्न और गैबलर ने लिखी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोला जा रहा है, 30 भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है। कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना और विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिक के विभिन्न वर्गों की। तो इसका राइट आंसर बी और सी, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर। अगला है 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण। अगला मानव संबंधी सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यभार संभालता है। तो 6 महीने के भीतर इसका चुनाव फिर से हो जाना चाहिए, तो 6 मंथ हो जाएगा राइट आंसर। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के एस पुत्तु स्वामी रिटायर
बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो क्या निर्णय दिया था? तो इसमें निर्णय जो दिए थे वे थे आपका ये ऑप्शन नंबर ए, क्या दिए थे? ये दिए थे कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आजादी के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोस्ट कॉर्ड किसने गढ़ा है? तो लूथर गुलिक। ऑप्शन नंबर गुलिक और उर्विक। ठीक है, ऑप्शन बी। पोस्ट कॉर्ड में कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेशंस, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? फेडरिक्स को कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है, देखिए बेका है। बेका 2002 2020 अभी ऊपर पूछा था ना, इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिए एक बार। राइट आंसर सी है। तो देखिए बेका है 2020 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है 2005, हाई इलेक्ट्रोलॉजिक कॉरपोरेशन ग्रुप 2002, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप 2004। अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 12 मई 2020 को। अगला है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में किस संगठन को आमंत्रित किया गया था? तो ये सार्क को आमंत्रित किया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक को। अगला है, अब इसको हो सकता है अभी इनका 3 चरण हो गया ना, तो किस किस में अब इस पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये हमें ब्यूरोक्रेट्स टेरर, कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन तो माओ जेडोंग का हो जाएगा। अपार्थ ये हो जाएगा फ्रेंच फैनन का हो जाएगा। एलिगार्की केव तो हो जाएगा आपका प्लेटो, और ब्यूरोटिक टेरर हो जाएगा हन्ना अरेंट का। यानी ए का 4 और 1 मिनट 44 का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? तो अनियंत्रित विकास ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित यह पर्यावरण हास्य के बिना विकास को प्रेरित करता है, यह नियंत्रित विकास पर जोर देता है। अगला किसने कहा लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो ये वुड्रो विल्सन है। क्या है? लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, वुड्रो विल्सन। अगला है निम्नलिखित में कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? नव उपनिवेशवाद क्यों उभरा, उसके क्या क्या कारण है वो देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और बी। क्या कारण है? यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति और साम्राज्य के विरुद्ध सचेतता की वृद्धि। तो ए और बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है? राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है, तो देखिए न्यायपालिका पर नियंत्रण, ये उनका कार्य नहीं है। उनका क्या है कि जनमत बनाना है, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना है, शासन सत्ता को मर्यादित करना है, जनता और शासन के मध्य संबंध स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, शासन की आलोचना करना, ये सब उनका कार्य। बट न्यायालय को कुछ वो करना वो उनका नहीं है। अगला फिर बुक्स और थिंकर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट का भी है। रविंद्र रे की है, आशीष कुमार राय की है, कैरोल स्पेरी की है और संजय कुमार की है। तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मैच ही किया हुआ है। ये यहाँ पे देख लीजिए मैच किया हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इससे छोटा है, ये ले लीजिए। रविंद्र की नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, आशीष कुमार रॉय की द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर, कैरोल स्पेरी का है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया,
संजय कुमार का है इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। अधिकार का स्वरूप समाजरोधी हो सकता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है बी? बी है कि मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अगला है 51 हो गया। 52 में भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं होगा, ये कथन किनका? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित मजदूर संघों को उनके गठन के वर्ष में अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या है? भारतीय मजदूर संघ 1955, इंटेक 1947, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1884। अगला है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, इसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। अगला है कॉलम ए कॉलम 2 को मिलाना है। फतवाई जहांदारी है, थॉट्स इन ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट है, इंडियन इंडिपेंडेंट है, फिर है द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, फतवाई जहांदारी बर्नी की है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट अंबेडकर का है, इंडियन इंडिपेंडेंट एम एन रॉय की है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स चार्ल्स बेटलेहाइम की है। अगला, प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफरसन किस प्रकार अभिलक्षित करती है? तो ये स्वतः मौलिक पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, सत्व बोधक उदारवाद ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है आपका 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल ड्यूइस के संचार दृष्टि से संबंधित है? तो ये इसमें है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। क्या क्या है? राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। दूसरा, उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए सभ्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग है। ए और बी हो गया राइट आंसर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी। देखिए, निम्नलिखित में योजना मजदूर वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम, क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, ठीक है, ए बी और सी। निम्नलिखित में से लोकसभा के एकमेव अधिकार क्या है लोकसभा का? तो इसका राइट आंसर है धन विधेयक को प्रस्तुत करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ए और सी। अगला है 60, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? तो इसका जो अभिलक्षण नहीं है वो क्या है? ऑप्शन ये है, एक मिनट देखते हैं। वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, ठीक है। वे गैर संस्थानिक संगठन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत विदेश में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है सी और डी। क्या क्या है? देखिए, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशियाई के समकक्ष प्रदर्शित की गई और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा, ठीक है, सी और डी हो गया। अगला, भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा सही है। भारत ने वर्ष 2015 में बंगाल, इसका राइट आंसर क्या है? एक मिनट, क्या क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए और सी में क्या है?
देखिए, भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। और ये बांग्लादेश वाले, एक मिनट, और यह 2015 में भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ए और सी इज द राइट आंसर है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, 62 था ना ये, हाँ 63 है। भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के रूप में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन समझौता का? वो भू सीमा समझौता, ताशकंद समझौता, मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी और भारत रूस मैत्री। तो ये भारत रूस मैत्री 71 है, फिर है ताशकंद 66 हो जाएगा, ये 71 हो 66, और मास्को ये 63 में है, पार्सिल मास्को बेंटिटी, ठीक है, और ये 66 हो गया, 671, और ये 2015 अभी हमने इसी में पढ़ा, ये ठीक है। अगला है भारत की प्रवासी नागरिक OIC की योजना के अंतर्गत भारत में प्रवासी जन समूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो देखो, शैक्षणिक अधिकार दिया जा सकता है, पॉलिटिकल राइट एज अ सिटी नहीं, नागरिकों की नागरिकता नहीं, वो नहीं मिलेगा, तो बी ही नहीं मिलेगा। आर्थिक क्रिया कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, बट वोट डालने का अधिकार नहीं होगा उन्हें। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, साल्ट 1 है, साल्ट 2 है, स्टार्ट 1 है, INF है। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साल्ट 1 है 72 में, साल्ट 2 है 79 में, स्टार्ट है 92 में, नहीं 1990 में, और ये स्टार्ट 2 होता वो 92 में, और ये INF है ट्रीटी 1987 में। अगला फिर है, सरकार के स्वरूप और अनिवार्य विशेषता है। मंत्रिमंडलीय सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार है। तो शक्तियों का विनियोजन है, सामूहिक उत्तरदायी किसमें? मंत्रिमंडलीय में हो जाएगा सामूहिक उत्तर, शक्तियों का केंद्रीय नहीं, शक्तियों का विभाजन हो जाएगा अध्यक्षात्मक, नहीं, शक्तियों का वियोजन, सेपरेशन ऑफ पावर, तो आपका हो जाएगा संघात्मक में, ठीक है। एकात्मक में हो शक्तियों का केंद्रीकरण। चलिए देखते हैं, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायी हो गया, आदेशात्मक शक्तियों का वियोजन हो गया, संघात्मक शक्तियों का विभाजन, एकात्मक है शक्तियों का केंद्रीकरण। आगे है हन्ना आरेंट की बुक को उनको आरोह क्रम में सजाना है। तो इनकी बुक देख लीजिए, देखिए, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन 1951 में है, ह्यूमन कंडीशन 1958 में है, ऑन रिवोल्यूशन 63 में है, ऑन वायलेंस 69 में है, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासन काल सिद्धांत रिजिम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ए और डी इसका राइट आंसर है। देखिए क्या क्या है ए और डी में। ए है आपका, यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास, और डी है, उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया। आगे है, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर है बी और सी सही नहीं है। बी है, वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्य का बना होता है, और सी है आपका, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। क्या है? धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि में बटा है, और फिर बी है, ए है, क्या है, एक मिनट, ए है यह मार्क्स के धन संचय से प्रभावित है, ठीक है। ए और सी इसका राइट आंसर हो गया, ए और बी, सॉरी। अगला क्वेश्चन 71, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सिद्धांत मान्यताएं प्रदान की थी। कौन सी मान्यताएं हैं? तो देखिए, कूट में होगा इसका आंसर, तो कूट में है आपका ए, बी और सी।
ठीक है, तो देखते हैं ABC को पढ़ लेते हैं हम। देखिए, आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है, उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहिए, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। बी है, आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। सी है, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। ठीक है, A, B और C। आगे है, विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, संस्कृति और तथा संदर्भ पर बल और पर्यावरण नारीवाद पर बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B, C, D। ठीक है, सब सही है। अनुदारवाद के मूल विश्वास है, तो अनुदारवाद का मूल विश्वास किसमें है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्या क्या है देख लेते हैं। तो इनका है आपका परंपरा से और पद सोपानिक सत्ता से है, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हो गया। 74, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है? तो ये है आपका ये ऑप्शन नंबर C, इमैनुअल वॉलस्टीन ने। ठीक है, तो वॉलस्टीन मार्क्सवादी विचारक हैं। उन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण किया। इन्होंने विश्व व्यवस्था के राज्य को 3 भागों में बांटा, कोर, अर्ध परिधि और परिधि। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? तो ये होगा न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं करता है। अब हमें मैच करना है 76। देखिए, कैथरीन मैकलिन टुवार्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, सुजन मॉलर ऑकिंस जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, एस फायरस्टीन द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, फिर हेनरी वुल का है फेमिनिज्म इन फॉर, बेल हुक का है, बेल हुक का क्या, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बाद में आप पूरी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो तो नहीं देखोगे ना, तो जो जो बुक्स है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला निम्नलिखित कौन सा चुनावी राजनीति के वाद विवाद के विषय है? चुनावी राजनीति, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, फिर एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सदस्य निर्वाचन, स्थानीय लड़ने के लिए 2 बच्चे के मालिक। तो इसका राइट आंसर है A, B और D, C नहीं है। 78, निम्नलिखित कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? उन्होंने भाषा आधार पर राज्य निर्माण की कल्पना की थी। वे अस्थिर राष्ट्रवाद और यथार्थवादी दोनों थे। अगला 78, 79 सॉरी C, उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक को वरीयता दी। और D है, तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार के प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो सारा है इसमें, ऑप्शन नंबर B। अगला है 79, निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो भारत सदस्य नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर C, भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत इस ग्रुप में शामिल होने के लिए लगातार प्रयासरत है। परमाणु पूर्ति समूह में 48 देश हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 75 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा नव दक्षिणपंथी सिद्धांत, न्यू राइट आइडियोलॉजी का मानने वाले विचारधारा स्कूल है? तो ऑस्ट्रेलियन स्कूल है, शिकागो स्कूल है, फ्रैंकफर्ट स्कूल है, न्यूयॉर्क स्कूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A और B। कौन कौन है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन और शिकागो, ऑप्शन नंबर A और B। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1934 हो जाएगा। फिर है फिक्सन, इसका चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C।
तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये भी देख लेते, इसका कोई नहीं है, मैं तो इसको एलिमिनेट किया गया था, बट आप बुक्स ध्यान स्क्रीनशॉट लेके। डाई थॉमस और अंडरस्टैंडिंग, डाई थॉमस थॉमस आर का है, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी है। एडरसन जेम्स ई का है, ई जेम्स एडरसन का होगा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है। फिर ड्रोन एन पॉलकेन का है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड। फिर है भट्टाचार्य, मोहित भट्टाचार्य का न्यू हीरोइज्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 83, क्रांति हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं को पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंच फैनन का, ऑप्शन नंबर ए। पेरियार ई स्वामी किसके पक्ष में तर्क दिया है? तो ये दिए हैं आपका ह्यूमन डिग्निटी, मनुष्य की गरिमा। अगला है, देखिए कथन है, शांति सुरक्षा संबंधी मामले पर संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य सहित 2/3 सदस्यों में बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट है, कथन ए सत्य है, बट दूसरा वाला कथन गलत है। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 26 नवंबर 1949। अगला है, ये कुछ आर्टिकल उसी दिन से हो गए थे ना। अगला है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक पद्धति के शर्त क्या क्या है? 87 का राइट आंसर ए, बी और सी है। क्या है? इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला और खोज के केंद्र की परिभाषा। ए, बी और सी। हम एक प्रकार के इतिहास के अंत के साक्षी रहे, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण। यह किसका विचार है? यह है फ्रांसिस फुकुयामा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो ये है मिल्टन फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, 90 क्वेश्चन के बाद आपका 10 नंबर का आपका पैराग्राफ आता है यूजीसी नेट में। तो अगर आप ये पैराग्राफ करना चाहते हो तो मैं वीडियो को रोक देती हूँ और आप इस पैराग्राफ को, मैं एक बार धीरे धीरे चलाती हूँ, फिर आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। या तो अगर आप बोलोगे तो मैं पैराग्राफ वाले जितने भी हैं एक क्लास में मतलब कम टाइम में एक पैराग्राफ करा दूंगी। अगर आपको इच्छा कि पैराग्राफ भी मुझे करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी पैराग्राफ पढ़ के फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उसको आंसर करते हैं, वो भी क्लास लेके आऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।